हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त धीरज पाठक और आप देख रहे हैं पाइपिंग साहब सीरीज 20। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं हर वीक एक वीडियो लेके आता हूं जिसमें पाइपिंग के क्वेश्चंस एंड आंसर्स रहते हैं, जो जनरली सुपरवाइजर्स, इंजीनियर्स, फोरमैन, फैब्रिकेटर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं, जो हमारे इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे बॉम्बे में हो या फिर गुजरात में हो, किसी भी लोकेशंस पे। लेकिन आज का जो टॉपिक है ये काफ़ी स्पेशल है। मैं कुछ दिनों का बीच में गैप लिया हुआ था, कुछ प्रॉब्लम्स थे। अभी सब कुछ ओके है आप लोगों की दया से। अभी मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ अपने वीडियो का सेशंस, जिसमें मैंने पहला क्वेश्चन जो लिया है, ये ऐसे क्वेश्चन है जिनको आपके जानकारी में लाना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू नहीं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी कंस्ट्रक्शन फील्ड में आते हैं, पाइपिंग फील्ड में आते हैं, जो बहुत अग्रेसिव होते हैं, जिनके अंदर बहुत सारी ऐसी उत्सुकता रहती है सब चीज़ों को जानने की। उनके लिए ये टिपिकल क्वेश्चंस हैं जो उनको जानना चाहिए। जो लोग साइंस की पढ़ाई किए हुए हैं उनको ये सब चीज़ें भी पहले से भी पता हैं, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम इसके अंदर में ला रहे हैं, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। अभी आज का पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर। जैसा कि आप लोगों को पता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड ये मैक्सिमम लोगों को पता है, लेकिन आपको ये जानने की ज़रूरत है कि बॉइलिंग टेम्परेचर होता क्या है। देखो, वाटर के 3 स्टेज होते हैं, किसी भी चीज़ के 3 स्टेज होते हैं। आप लोगों को पता होगा कि जो भी सबस्टेंस है उसके 3 स्टेज होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। वाटर के भी 3 फेज़ होते हैं। उनमें से बॉइलिंग का मतलब ये हुआ कि ये वो टेम्परेचर जिसमें ये लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कि इसका वेपोराइजेशन का प्रोसेस जिस पे चालू होता है वो टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको हम लोग उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रीजिंग टेम्परेचर। व्हाट इज़ द फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसा टेम्परेचर है जिस पर वाटर लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ इसके लिए आपको इम्पोर्टेंट है कि उससे आपको पता चलेगा कि वाटर कब सॉलिड से लिक्विड में आता है और कब लिक्विड से गैस में आता है, क्योंकि ये ज़रूरी होती है। हम लोग किसी भी प्लांट में जहाँ पे काम करते हैं, वाटर से डे टू डे हम लोगों को डील करना रहता है। वो हमारा प्रोसेस, वो यूटिलिटी, एक मेन यूटिलिटी लाइन रहता है। इसके लिए हमको पूरी तरह से जानने की ज़रूरत है कि एक्चुअली हमारा वाटर के साथ क्या कम्बिनेशन है, वाटर का क्या टेम्परेचर होता है, क्योंकि उसी हिसाब से हम अपने पाइपलाइंस को भी डिज़ाइन किए रहते हैं। तो ये बेसिक चीज़ है, किसी को भी जानना चाहिए। जो साइंस की पढ़ाई किए हुए उनको वैसे भी पता है। आगे चलिए हम जानते हैं कि व्हाट इज़ द पीएच वैल्यू ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। एक्चुअली क्या है, जो पीएच है इसको पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं। देखिए, मैंने अपने स्लाइड्स में नीचे लिखा भी हुआ है उसको। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन ये क्या है उतना डेप्थ में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको बस इतना जानना है कि ये एक ऐसा लेवल है जिसमें जो ड्रिंकिंग वाटर है जी हाँ दोस्तों, मैं आपको ये बता रहा था कि अभी पीएच जो वैल्यू है किसी भी ड्रिंकिंग वाटर का, जो हम पानी पी सकते हैं, उसका वैल्यू होता है 6.5 टू 8.5 पीएच। अभी आप देख सकता है कि जस्ट साइड में एक इमेज बना हुआ है जो मैंने गूगल से लिया है। इस इमेज में आपको क्लियरली लिखा हुआ है कि जो 7 होता है उसको न्यूट्रल पीएच बोलते हैं। उसके बिलो में 1 टू 6 तक का जो भी रहता है पीएच वैल्यू, इसको हम एसिडिक बोलते हैं। और जो उसके ऊपर है वो एल्कलाइंस होता है, मतलब इधर का बेस हुआ एक साइड का और एक साइड का एसिड हुआ। इस तरीके से अपने पास ये ड्रिंकिंग वाटर के पीएच वैल्यूज़ भी रहते हैं। तो हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर है जिसको हम पिए तो हमको फ़ायदा करेगा, जो हमको नुकसान नहीं करेगा, वो 6.5 से 8.5 होता है। यदि पीएच इससे ऊपर है तो भी हम नहीं पी सकते, वो ज़्यादा हमारे लिए एल्कलाइंस हो जाएगा, बॉडी में क्षार ज़्यादा बनेगा बॉडी में। या फिर उससे कम रहेगा 6.5 से तो भी हम नहीं ले सकते, क्योंकि वो हमारे एसिडिटी को बढ़ाएगा। बॉडी में एसिडिक का जो वैल्यू है उससे ज़्यादा हमारे बॉडी में इंक्रीज़ होने लगेगा। इसके लिए हमारे लिए डिज़ाइन साइंटिस्ट ने, डॉक्टर्स ने ये सब चीज़ों को सेट किया हुआ है जो हमारे बॉडी के लिए सही रहता है। तो हम लोग जो DW की लाइन भी देखते हैं, ड्रिंकिंग वाटर की जो लाइन रहती है जनरली, वो वाटर भी हमारे लिए ऐसा ही रहता है जिसका वैल्यू इसी के बीच में रहता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं कि व्हाट इज़ द पीएच वैल्यू ऑफ हाइड्रो टेस्टिंग वाटर। एक्चुअली देखिए, जो भी सिस्टम, जो भी टेस्ट प्रेशर हम लोग, जो भी टेस्ट पैकेज हम लोग बनाता है, वो टेस्ट पैकेज इस हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है कि उसका हाइड्रो भी होगा। वो जो टेस्टिंग है या तो न्यूमेटिक होगा या तो हाइड्रो होगा, या कुछ के विजुअल्स भी रहते हैं। तो यदि हम हाइड्रो टेस्टिंग करते हैं, मोस्टली अप्रॉक्सीमेट 90% ऑफ द लाइन they are going to be within the hydro testing system. So we should know that what is the pH value of hydro testing water, because generally if you want to be a supervisor in hydro testing, at that time the interviewer can ask you what is the hydro testing pH value you should consider while doing the hydro testing.
सो इट इज़ अप्रॉक्स 7.5 टू अप्रॉक्स नहीं, दिस इज़ फिक्स्ड, ये फिक्स है 7.5 से 8 pH के बीच में ही आपको लेना है इसका pH वैल्यू। इससे क्या होता है कि जो आपका मटेरियल है उसके अंदर में रस्टिंग होने के चांस नहीं होंगे, जो हमारा मटेरियल है वो डैमेज नहीं होगा। जनरली ये इसका मेन मोटो रहता है। ओके, आगे हम क्वेश्चंस को देखते हैं कि व्हाट इज़ द कंडेंसेशन ऑफ वाटर। अभी देखिए वाटर का जैसा मैंने 3 फेज़ आपको बताया, सॉलिड, लिक्विड और गैस, सभी सबस्टेंस का जैसा होता है उसका हमने 2 टेम्परेचर के बारे में बात किया। अभी हम बात करते हैं कंडेंसेशन और इवापोरेशन। सेम वही चीज़ है ये भी। कंडेंसेशन का मतलब ये हुआ कि दिस इज़ द टेम्परेचर व्हेन द गैस इज़ गोइंग टू कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड लिक्विड, सॉरी, द गैस इज़ डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड। अभी देखिए कंडेंसेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच द वाटर वेपर इन द एयर इज़ चेंज्ड इनटू द लिक्विड वाटर। अभी क्या होता है, हम लोगों ने प्लांट में बहुत सारा देखा है जो बहुत सारे कंडेंसेट के लाइंस रहते हैं। तो कंडेंसेट की लाइंस का मतलब क्या रहता है, जो हमारा स्टीम रहता है, स्टीम क्या है, वो एक गैसियस फेज है। हमने उसको वाटर से गर्म किया, उसको एक टेम्परेचर ज़्यादा ऊपर लेके गया, बाद में उसको सुपर हीटेड कंडीशन में भी लेके आया, तो वो हमारा टेम्परेचर हुआ एक वेपर है। जो वेपर आगे जाके जैसे ही हमारे लाइन में वो आगे जाता है तो लाइन के फ्रिक्शंस लाइन के जो टेम्परेचर से वो रिएक्शन करते करते उसका टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन होने लगता है। और जब उसका टेम्परेचर डाउन होने लगेगा उस वक्त में वो जो गैस है, मतलब जो वेपर है, वो वेपर हमारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, जो लिक्विड में वाटर के रूप में आ जाएगा। जो वाटर आएगा वही हमारा इस कंडेंसेशन वाले जो लाइंस रहते हैं इनके अंदर में जाता है। तो ये हमको जानने की ज़रूरत है, ये कंडेंसेशन होता है वाटर में। ओके, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द इवापोरेशन ऑफ वाटर। अभी इवापोरेशन का मतलब भी क्या होता है कि इवापोरेशन इज़ द प्रोसेस दैट चेंज लिक्विड वाटर टू द गैसियस वाटर। अभी कैसे क्या हुआ कि हमने एक वाटर को बॉयलर में गर्म किया, गर्म करने के बाद उसको वेपर में कन्वर्ट किया। अभी वेपर के बाद वही वेपर का जब टेम्परेचर 100 डिग्री से बहुत ज़्यादा हुआ, 273 से भी ज़्यादा हुआ, क्रिटिकल टेम्परेचर को क्रॉस किया, वो फिर डायरेक्टली हमारा सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब वो गैसियस स्टेज में आया। बाद में वो ठंडा होने के बाद वो लिक्विड फॉर्म में आएगा, वो कंडीशन हमारा होता है कंडेंसेशन का। अभी इवेपोरेशन का मतलब ये हुआ कि जो हमारा वो वाटर है उसको फिर जब हम कन्वर्ट करते हैं गैसियस स्टेज में, मतलब जब हम उसको टेम्परेचर और देने लगते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है, वो फिर से बॉयल हो जाता है, और बॉयल होने के बाद वो फिर से गैसियस स्टेज में कन्वर्ट होने लगता है। तो जो ये स्टेज है इसको हम इवेपोरेशन कहते हैं। ये भी होता रहता है हमारे यूटिलिटी लाइंस में। सो वी शुड नो अबाउट दिस। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द प्रोसेस पाइपिंग। अभी प्रोसेस पाइपिंग सबको पता है, जनरली भी 31.3 जनरली हम लोग इसके लिए यूज़ करते हैं रिफाइनरी में प्रोसेस पाइपिंग के लिए। आगे ये चीज़ हमको जानने का है एक्चुअली प्रोसेस पाइपिंग होता क्या है, क्योंकि पाइपिंग बहुत तरह के हैं अपने पास। यदि हम लोग देखेगा तो यूटिलिटी के पाइपिंग्स होते हैं, प्रोसेस पाइपिंग है हमारे पास, और भी लाइंस बहुत सारे हैं जिनका हम डिटेल्स में बात भी करेंगे अभी आगे जाके। तो उनमें हम जानते हैं प्रोसेस पाइपिंग क्या है। प्रोसेस पाइपिंग इज़ यूज टू कन्वर्ट द लिक्विड्स, केमिकल्स, फ्लूइड्स, गैसेस एंड अदर रॉ मटेरियल्स इनटू द यूजेबल प्रोडक्ट्स। इसमें क्या होता है कि जो प्रोसेस पाइपिंग जनरली हमारा रहता है, रिफाइनरी के केस में यदि हम बात करें तो क्रूड ऑयल हमारे पास आता है, जो एक मिक्सचर होता है, उस मिक्सचर को हम कन्वर्ट करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स में, बहुत सारे फ्लूइड्स में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि डीजल, पेट्रोल, ये सारी चीज़ें बनती हैं। गैसेस फॉर्म में भी कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि एलपीजी उसमें से निकलेगा, कुछ नेचुरल गैस निकलेंगे, कुछ बहुत सारे उसके अंदर में ऐसे गैसियस एडिटिव्स भी रहते हैं जो हमको उसमें से बाहर निकालना रहता है। ठीक है, कुछ रॉ मटेरियल्स ऐसे भी उसमें मटेरियल्स निकलते हैं, जैसे कि डांबर, सॉलिड प्रोडक्ट्स भी उसमें से निकलते हैं। तो ये हमारे यूजेबल प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि हम इनको फिर बाद में यूज़ कर सकते हैं एज ए रॉ मटेरियल, हम इनको यूज़ कर सकते हैं दूसरे किसी काम के लिए। तो हमारे लिए रॉ क्या था कि जो हमारा हमारे लिए जो क्रूड ऑयल आया, और आगे के लिए हम उसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके दे देते हैं। तो ये प्रोसेस हमारा क्या है, यही एक प्रोसेस पाइपिंग है। ओके, तो इसके अंदर में जो इंक्लूड्स हुए हैं हमारे लाइंस, उनको हम प्रोसेस पाइपिंग कहते हैं। जनरली जो डीजल की लाइंस होती है, डीजल्स की लाइन हो गया, या हमारा एलपीजी की लाइन हो गई, या फिर हमारा किसी भी केमिकल की लाइन हो गई, ये सारी चीज़ें हमारी प्रोसेस पाइपिंग में आती है। प्रोसेस पाइपिंग इज़ द यूनिट टेक्निक दैट इज़ यूज टू कन्वर्ट द केमिकल, गैसेस एंड लिक्विड्स इनटू द टेंजेबल एंड वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स। सेम वही चीज़ जो मैंने आपको अभी बताया है, उसके लिए ये होता है। ओके, आगे हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ द फ्लेयर लाइन। अभी आप देखता होगा किसी भी रिफाइनरी में जहाँ पे भी आप काम कर रहे होंगे,
हर जगह पे एक फ्लेयर लाइंस लगे हुए हैं। ये फ्लेयर लाइंस का मतलब क्या है? तो एच पर CAPP, अभी आप देखेगा कैनेडियन एसोसिएशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स प्रोड्यूसर्स, जो हमारा कैनेडियन के एसोसिएशन है पेट्रोलियम प्रोड्यूसर्स का, उन्होंने एक फ्लेयर के लिए सिस्टम बनाया हुआ है इसको। अ फ्लेयर सिस्टम इज़ डिफाइंड एज द कंट्रोल्ड burning of natural gas that cannot be processed or sell or used because of technical or economic reason। अभी देखिए, आप इसको क्लियरली समझने की कोशिश करिए। ये फ्लेयर लाइंस क्यों होता है? क्योंकि जो लोग ऐसे हैं जो रिफाइनरी में आते हैं, उनको दिमाग में एक क्वेश्चन हमेशा रहता है, ये फ्लेयर लाइंस क्यों है, इसका मीनिंग क्या है, ये क्यों जलता रहता है, यदि वहाँ पर ये जल रहा है तो क्यों नहीं हम इसको यूज़ कर सकते हैं, यदि हम इनको यूज़ कर लें तो बहुत सारी एनर्जी को भी बचा सकते हैं। ऐसा दिमाग में रहता है। यदि मैं अपने भी बात करूं या फिर किसी की भी बात करूं, जो लोग उसमें स्टार्टिंग में आते हैं वो सोचते हैं कि कितना लॉस हो रहा है, इधर कितने सारे जो गैसियस इसके अंदर में वेस्ट हो रहा है। लेकिन जनरली एक ऐसा प्रोडक्ट्स है, जैसे कि अभी आपने देखा CAPP ने जो डिफ़ाइन किया है इसको, कि ये टेक्निकली और इकोनॉमिकली रीजंस के लिए इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। क्यों यूज़ नहीं कर सकते? वो या तो इतनी डेंजरस और टॉक्सिक हैं जिनको यदि हम यूज़ करेंगे और यदि बर्निंग नहीं होगा तो वो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। इसके लिए हमको उनको सीधे जला देना है। और उनका चूँकि जो ये है, इतने हाइट पर उसको जलाते हैं कि वो फिर बाद में नीचे ना आए, वो वहीं पे जलने के बाद हल्के होकर सीधा एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे, अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे। ऑन द अदर हैंड्स API 537 defines that flare line as the system provided into the refinery or petrochemicals plants to ensure the safe and efficient disposal of relieved gases और liquids। ये जो डिस्पोज़ल के लिए भी एक एफिशिएंट डिस्पोज़ल है। जैसे कि हम बात करें कि यदि कुछ सॉलिड प्रोडक्ट का डिस्पोज़ल है तो वो हम लोग दूसरे कंपनीज़ को बेच देता है। जैसे कि आप देखा होगा कि जहाँ पे भी कोल पावर प्लांट्स है, उस कंडीशन में बहुत सारे ऐश निकलते हैं जिसको वो लोग बेच देते हैं सीमेंट कंपनीज़ को। तो बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स आते हैं जो हम लोग उसके लिए उसको बेच देते हैं। लेकिन गैस को क्या करें, इन गैसों को हम सीधे तरीके से जला देते हैं, जो हमारे लिए एफिशिएंट भी रहता है, इसीलिए उनको यूज़ कर सकते हैं। अभी जो आगे की क्वेश्चन है ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, कृपया लास्ट तक देखें। वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेशंस आपको मिलती रहेंगे कि व्हाट इज़ द SWS एंड SWR लाइन्स। आप लोगों ने देखा होगा प्लांट्स में बहुत सारे सी वाटर के सप्लाई और सी वाटर के रिटर्न्स की, जो जनरली ऑनशोर कंपनीज़ हैं, उनमें आप देखा होगा कि वो पानी का उनको रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा रहता है। उस कंडीशन में वो लोग क्या करता है, सी वाटर से ही लेके अपना काम चलाता है। और फिर जब उनका प्रोसेसिंग हो जाता है, जनरली चिलर्स में, कूलर्स में, जिधर भी उनको चाहिए, फिर बाद में उसको वो रिटर्न भी करते, दूसरे लाइनों से उनको रिटर्न फिर इसमें भेज देता है समुद्र में। तो ये सारी चीज़ें होती हैं SWS और SWR की लाइनों में। उसके बाद यदि हम बात करें कि WW की लाइन, ये वेस्ट वाटर की लाइन है। WW यदि आपको कभी भी आएगा तो जनरली आपको समझने की ज़रूरत है कि इसको वेस्ट वाटर की लाइन बोलते हैं। V आता है तो वो वेंट लाइन है, ये इजीली है, मैक्सिमम लोग इसके बारे में जानते हैं। आगे होता है IA और A लाइन्स। जनरली IA इंस्ट्रूमेंट एयर के लिए यूज़ होता है। कभी कभार एक जगह पे एयरलाइंस भी यूज़ होता है, कभी कभी PA यूज़ होता है, प्लांट एयर यूज़ होता है। आप देखता होगा कोई भी लाइन नंबर यदि आपको मिलता है उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन्ड रहती हैं। तो बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज रहते हैं कि ये A लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या है। A का मतलब वो एयर की लाइन है, ठीक है। PA लिखा रहेगा मतलब प्लांट एयर की लाइन है। कभी कभार प्लांट एयर लिखता है, कभी A ही लिखता है सिर्फ, ओके। व्हाट इज़ द कोर पाइपिंग एंड स्लीव पाइपिंग। यदि आप बात करें जैकेटेड पाइपिंग का, पाइपिंग के भी बहुत सारे फेजेस होते हैं, जिसमें यदि जैकेटेड पाइपिंग की बात करेंगे तो वहाँ पर आपको कोर पाइपिंग भी मिलेंगे और स्लीव पाइपिंग मिलेंगे। जो उसका जैकेट है वो स्लीव पाइपिंग के अंदर में आता है। अभी आप देख सकते हैं एक इमेज आपके सामने है, जिसमें अंदर में एक SS का कोर है, जिसके ऊपर में CS का एक जैकेट लगा हुआ है, ठीक है। जैकेट में टैपिंग भी है, जो जनरली जंप ओवर की तरफ से एक जैकेट से दूसरे जैकेट में वो टैपिंग जाता है, जिससे कि जैकेट के अंदर में स्टीम को हम लोग रन करते हैं, जिससे कि जो हमारा कोर है उसके अंदर का जो भी मटेरियल है, जैसे यदि उसके अंदर सल्फ़र है या फिर उसके अंदर कुछ ऐसा मटेरियल है जो यदि ठंडा हो तो सॉलिड हो सकता है, तो लाइन चॉक ना करे, इसके लिए हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द सीमेंटेड पाइपिंग। अभी सीमेंटेड पाइपिंग की आप बात करेंगे तो अभी मैंने जस्ट कुछ देर पहले आपको बताया सी वाटर सप्लाई और सी वाटर रिटर्न्स के लिए। एक्चुअली सी वाटर में क्या होता है कि बहुत सारा साल्टनेस रहता है और उसके साथ बहुत सारी टॉक्सिक चीज़ें भी रहती है उसके अंदर में।
सॉरी टॉक्सिक नहीं रहता है, साल्टनेस ज़्यादा रहता है, जिसके चलते क्या होता है कि वो साल्टनेस हमारे मटेरियल के लिए रस्टिंग का काम करता है। और वो रस्टिंग ना हो इसके लिए हम लोग, अभी मैं आपको एक आगे, हाँ अभी आप ये इमेज में देख सकता है, इस इमेज में आपको दिख रहा होगा कि एक पाइपलाइन है जिसके अंदर में वाइट कलर का आपको दिख रहा होगा। ये जो वाइट कलर है ये अंदर से सीमेंटिंग किया हुआ है, मतलब यदि वाटर अंदर में रहेगा तो वो हमारे पाइपलाइन को डैमेज नहीं करेगा उस सीमेंट के चलते। ये केमिकल रहता है जिसको इसी के लिए डिज़ाइन किया रहता है कि इस केमिकल डैमेज भी नहीं होगा और पाइप का ड्यूरेबिलिटी भी ज़्यादा रहेगी, ज़्यादा दिन तक इससे काम हो सकता है। और चूँकि बाहर में इसमें मेटालिक है तो यदि सीमेंटिंग का पाइपिंग हम यूज़ कर सकते हैं, यूज़ कर रहे हैं और कहीं पे भी कुछ क्रशिंग हुआ या फिर कहीं पे भी कुछ लोड आया तो उस वक्त में ये टूटने का चांस रहेगा। लेकिन सीमेंट सिर्फ अंदर है, बाहर में मेटल है, तो फिर इसको प्रॉब्लम नहीं आएगा, इसकी लाइफ भी अच्छी रहेगी। इसके लिए हम लोग सीमेंटेड पाइपिंग की यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए करते हैं सीमेंटिंग पाइपिंग का। यदि हम इसके डिफिनेशन की बात करें तो इंटरनल सीमेंट लाइनिंग ऑफ द पाइपिंग सिस्टम प्रोटेक्ट्स द इनर स्टील सरफेस फ्रॉम कोरोजन and provides excellent hydraulic properties. Okay, high purity of the cement, sand and potable water are the perfect element for the protective lining in the drinking water system. Generally drinking water system में यदि हम यूज़ करते हैं उस कंडीशन में हम ये सारी चीज़ों को मिलाते हैं उसके लिए। ओके बाकी बहुत डिटेल में उसको जानने की ज़रूरत नहीं है, जब आप रिफाइनरी में काम करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं, बट आपकी जो क्यूरियोसिटी है ये जानने की कि ऐसा क्यों होता है, तो ये मैं आपके लिए डिफ़ाइन किया। नेक्स्ट यदि हम क्वेश्चन को देखते हैं कि व्हाट इज़ द स्टीम लाइन्स एंड कंडेंसेट लाइन। स्टीम लाइन दो तरह की होती हैं, एचपी स्टीम आप देखा होगा, एलपी स्टीम होता है, सेम इसी तरह से कंडेंसेट भी होता है एचपी और एलपी में, एचपी और एलपी आपका स्टीम का लाइन ही रहता है। इसमें जनरली यदि हम लोग देखते हैं जो हाई प्रेशर स्टीम्स रहते हैं, जो सुपर हीटेड है और उनका प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है, उनका टेम्परेचर भी ज़्यादा है, वो जनरली एचपी स्टीम्स में आते हैं। कुछ लाइन एलपी के होते हैं जो लो प्रेशर स्टीम्स के लिए रहता है। तो एचपी स्टीम का आपको यही बस जानने की ज़रूरत है कि ये एचपी स्टीम हाई प्रेशर ऑफ स्टीम्स के लाइन्स रहते हैं। ओके, कंडेंसेट लाइन आर यूज टू ट्रांसफरिंग द कंडेंसेट वाटर फ्रॉम द स्टीम। जो हमारे स्टीम का वाटर रहता है उनको ट्रांसफ़र करने के लिए जो लाइन्स का यूज़ होता है वो कंडेंसेट, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था ये सारी चीज़ें। ओके, नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द स्टीम मैनीफोल्ड एंड कंडेंसेट मैनीफोल्ड। अभी देखो, आप जो भी स्टीम की लाइन यूज़ करेंगे या कंडेंसेट की लाइन यूज़ करेंगे तो ये जो सप्लाई सिस्टम है वो एक मैनीफोल्ड से होकर जाता है। मैनीफोल्ड का मतलब क्या हुआ कि स्टीम और द कंडेंसेट मैनीफोल्ड्स आर द असेंबली ऑफ वॉल्स and steam traps to create a single or multiple inlets to the single or multiple outlets। ये एक असेंबली है। मैनीफोल्ड्स का मतलब क्या है, एक असेंबली है जिसमें वॉल्स लगे रहते हैं, एनआरवीज लगे रहते हैं, इसके अंदर में बहुत सारे और भी दूसरे एलिमेंट्स लगे रहते हैं जो इनलेट के लिए काम करते हैं और आउटलेट के लिए काम करते हैं। लेकिन इसमें सिंगल इनलेट और मल्टी आउटलेट्स भी हो सकते हैं, मल्टी आउटलेट्स और मल्टी इनलेट्स और सिंगल आउटलेट्स भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है जैसा हमारा रिक्वायरमेंट रहेगा उस हिसाब से हमको यूज़ कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दो इमेज दिख रहा है, जिसमें से फर्स्ट जो है ये हमारा इमेज स्टीम मैनीफोल्ड्स का है और सेकंड आपको कंडेंसेट मैनीफोल्ड का है। ठीक है, तो ये इनका जनरल स्ट्रक्चर रहता है जो आपको जानने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जब काम करेगा उस वक्त में हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये सिर्फ देख के हमको क्लासीफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है कि ये स्टीम मैनीफोल्ड है कि कंडेंसेट मैनीफोल्ड है। उस कंडीशन में आप लोग इसका रेफरेंस ले सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द स्टीम ट्रेसिंग। अभी आप जो भी स्टीम की लाइन करते हैं उसमें स्टीम यदि अंदर से जाता है उस कंडीशन में भी वो स्टीम जल्दी कंडेंसेट ना हो बाहरी टेम्परेचर से, उसके लिए हम लोगों ने इंसुलेशन करते हैं। आप लोगों को ये पता होगा कि हम लोग उसको इंसुलेशन करते हैं। इंसुलेशन का मतलब हुआ कि जो बाहर का टेम्परेचर है वो हमारे स्टीम को डिस्टर्ब ना करे और स्टीम अपने स्टीम फॉर्म में रहे जब तक कि हमको उसकी रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज़ क्या होगा, हम बॉयलर से स्टीम को जनरेट करेंगे, वो लाइन में फ़्लो करेंगे और लाइन में आधा किलोमीटर जाने के बाद ही वो हमारा स्टीम फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस उनके लिए डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा, उनकी एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टीम ट्रेसिंग की एक अलग से लाइन बनाते हैं जो इन्हीं लाइनों के साथ में ऊपर से होके जाती हैं। इंसुलेशन के अंदर में ये लाइन उनके साथ रहती हैं, स्टीम लाइन के ऊपर में या फिर उन लाइनों के भी ऊपर में रहेंगी जो लाइन को हमको हीट मेंटेन करना है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इस लाइन में स्टीम
आता है, अलग से एक दूसरा सप्लाई रहता है स्टीम का। यदि पहला स्टीम गर्म से फिर ठंडा हो भी रहा है तो ये स्टीम सप्लाई उनको फिर से दोबारा गर्म कर देती है। लेकिन ये सिर्फ स्टीम का ही नहीं हो सकता है, ये इलेक्ट्रिकल भी होता है, स्टीम से भी होता है स्टीम ट्रेसिंग, या फिर इलेक्ट्रिकल अरेंजमेंट भी होता है जिसमें हम लोग स्टीम ट्रेसिंग देता है। तो स्टीम ट्रेसिंग इज़ द फॉर्म ऑफ हीट ट्रेसिंग दैट सर्क्यूमुलेट्स स्टीम अराउंड प्रोसेस पाइप टू कीप द प्रोसेस मीडिया विद इन द स्पेसिफिक टेम्परेचर रेंज। जैसे मैंने आपको बताया कि वो एक टेम्परेचर रेंज जो है उसके अंदर में हमारा लाइन रहे, ये चीज़ को ये मेंटेन करता है। ट्रेसर लाइंस आर द ट्यूबिंग्स दैट कैरीड द स्टीम अलॉन्ग साइड ऑफ द प्रोसेस पाइप। ये दोनों साइड में भी रहता है, कभी सिंगल साइड में भी रहता है, हमारे पाइप साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। यदि पाइप साइज़ ज़्यादा रहेगा 8 इंच या 8 इंच से ऊपर रहेगा उस कंडीशन में 2 या 3 भी रहता है कभी। और यदि आपको 8 इंच से नीचे रहेगा तो जनरली हम यूज़ करते हैं 6 इंच तक सिंगल ट्रेसिंग को। ओके, बोथ इलेक्ट्रिकल हीट ट्रेसिंग एंड स्टीम ट्रेसिंग आर कॉमनली यूज इन द प्रोसेस प्लांट्स। ये प्रोसेस प्लांट्स में ये जनरली आप लोग देखे होंगे सब चीज़ों को। अभी आज का यही सब सारे क्वेश्चंस थे, ये आपके लिए बहुत सारे बेनिफिशियल भी होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, माई चैनल इज़ DK Blogs and these are the contacts, so you can join me. Okay, thank you, thanks for watching.